अच्छा, तो हम लाइम डिजीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये होता है जब इन्फेक्शन हो जाए स्पायरोकीट से, लाइक बोरेलिया बर्गडोरफेरी। ठीक है, ये एक स्पायरोकीट है, इसका इन्फेक्शन की वजह से ये लाइम आर्थराइटिस होता है। ये स्पायरोकीट ट्रांसमिट होता है डियर टिक्स की मदद से ऑफ द इग्जोर्स रिसिनस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसकी क्लासिक फॉर्म में लाइम डिजीज़ जो है प्रोग्रेसिवली हमारे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स को जो है इन्वॉल्व करती है 3 क्लिनिकल फेजेस के थ्रू। ये फिगर देखें 21.40, इसमें लाइम डिजीज़ की प्रोग्रेशन दिखाई गई है 3 रिकॉग्नाइजेबल फेजेस के थ्रू। पहले अर्ली लोकलाइज्ड, देन अर्ली डाइसेमिनेटेड और फिर लेट परसिस्टेंट फेज होता है। आल्दो जो इनिशियल मैनिफेस्टेशंस हैं वो रिजल्ट कर रही हैं डायरेक्टली जब स्पायरोकीट ने इन्फेक्ट किया। फिर लेटर जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ना, वो इम्यून मेडिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इनिशियली इन्फेक्शन होगा स्किन का या फिर अर्ली लोकलाइज्ड स्टेज में। उसके बाद अर्ली डाइसेमिनेटेड स्टेज हमने कहा आ जाएगा, जो स्किन को, क्रेनियल नर्व्स को, हार्ट और मेनिंजेस को इन्वॉल्व करेगा। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो आर्थराइटिस स्पेशली नी की जो है डेवलप हो जाएगी हफ्तों से महीनों के बाद आफ्टर द इन्फेक्शन। अब करंटली आर्थराइटिस जो है वो लेस दैन 10% ऑफ केसेस में होती है, क्योंकि बहुत से जो पेशेंट हैं वो अर्लियर स्टेज में ही क्योर हो जाते हैं। हाँ, अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 60 to 80% जो इंडिविजुअल्स हैं उनको माइग्रेटरी आर्थराइटिस हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं लाइम डिजीज़। स्पायरोकिट्स जो है उनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया जा सकता है 25% ऑफ जॉइंट्स में जिनको आर्थराइटिस है, लेकिन डायग्नोसिस हम कंफर्म करेंगे सीरोलॉजिक टेस्ट के थ्रू फॉर एंटी बोरेलिया एंटीबॉडीज़। ठीक है, सीरम में हम चेक करेंगे। ट्रीटमेंट इस लाइम डिजीज़ का कंसिस्ट करता है कि हमने एंटीबायोटिक्स देने हैं जिसकी एक्टिविटी हो इस बोरेलिया के अगेंस्ट। क्योर रेट 90% होता है, अचीव हो गया स्टैंडर्ड रेजिमेन के थ्रू। वैक्सीन इसकी अंडर डेवलपमेंट है। हाउएवर क्रोनिक आर्थराइटिस जो कि एंटीबायोटिक रिफ्रैक्ट्री है वो डेवलप कर सकता है लेट डाइसेमिनेटेड स्टेज के अंदर। ठीक है, इसमें क्रोनिसिटी में जा सकता है, क्रोनिक आर्थराइटिस हो सकता है लेट स्टेज में। अब बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बोरेलिया डिटेक्ट नहीं भी हो सकता जॉइंट फ्लूइड में, इवन पीसीआर के थ्रू भी। तो ये प्रपोज हुआ है कि सेल्यूलर स्पेशली जो टी हेल्पर 1 है और इसके अलावा ह्यूमोरल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं टू द बोरेलिया के आउटर सरफेस प्रोटीन के अगेंस्ट, प्रोटीन ए के अगेंस्ट, तो ये इनिशिएट करवाएंगे इस लेट ऑटोइम्यून आर्थराइटिस को। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो ह्यूमोरल और सेल्यूलर रिस्पॉन्स जो है वही ऑटोइम्यून आर्थराइटिस करवा रहा है इसकी प्रोटीन्स के अगेंस्ट। इन एडिशन टू द जॉइंट पेन कैन इंक्लूड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक फटीक होगा पेशेंट को क्रॉनिक मैनिफेस्टेशंस में। ठीक है, फटीक, कॉग्निटिव कंप्लेंट्स जिसको हम कलेक्टिवली पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज़ सिंड्रोम कहते हैं, PTLDS, पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज़ सिंड्रोम, जिसमें फटीक और कॉग्निटिव कंप्लेंट्स होंगी और जॉइंट पेन भी होगा। ठीक है, ये सब क्रॉनिक मैनिफेस्टेशंस हैं। इन्फेक्टेड जो साइनोवियम है वो एग्जिबिट करेगा क्रॉनिक साइनोवाइटिस जो मार्क्ड हुआ है बाय द साइनोवियोसाइट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, साइनोवाइटिस जो है इसकी इन्फ्लामेशन में किस तरह मिलेगी कि साइनोवियोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, फिब्रिन की डिपोजिशन मिलेगी, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट जिसमें स्पेशली CD4 T सेल्स होंगे, और ऑनियन स्किन थिकनिंग हो जाएगी आर्टीरियल वाल्स की ऑनियन स्किन थिकनिंग। ठीक है, ये जो है क्रॉनिक साइनोवाइटिस को इंडिकेट कर रहा है, ये सारी मैनिफेस्टेशंस। अब सिवियर केसेस में जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ही रिजेंबल करेगी क्लोजली। दैट्स इट। इसके बाद जो है लास्ट टाइप हमारे पास रहेगी जो कि क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस। आर्टिकुलर क्रिस्टल डिपोजिशन जो है ये एसोसिएटेड होती है वैरायटी ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर्स के साथ। एंडोजेनस क्रिस्टल्स शोन हुए हैं पैथोजेनिक, जिसमें मोनोसोडियम यूरेट MSU आ जाता है, गाउट करवाता है ये। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट, इससे सूडो गाउट होता है, और इसके अलावा बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट भी एक्सोजिनसली जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं, एंडोजिनसली सॉरी। ठीक है, अब एक्सोजिनस क्रिस्टल्स की बात करें तो उसमें सिलिकॉन, पॉलीइथाइलिन, मिथाइल मेथएक्राइलेट ये यूज़ होते हैं प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में, और डेब्रिस जो कि एक्यूमुलेट कर जाती है इनके इरोजन की वजह से, तो ये भी लोकल आर्थराइटिस कॉज करवाएगी। क्रिस्टल्स जो है ना ये डिजीज़ करवाएंगे बाय ट्रिगरिंग एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो हमारे कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, आप सबसे पहले गाउट की डिटेल देखें। गाउट मार्क हुआ है कि इसमें ट्रांजिएंट अटैक होते हैं अक्यूट आर्थराइटिस के, जो कैसे इनिशिएट होते हैं जब यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाए विद इन एंड अराउंड द जॉइंट, उसके अंदर भी और उसके अराउंड भी यूरेट क्रिस्टल जॉइंट में जो है डिपॉजिट हुए, उसकी वजह से अक्यूट आर्थराइटिस के अटैक इनिशिएट होंगे, उसको हम गाउट कहते हैं।
अब वेदर गाउट प्राइमरी है या सेकेंडरी टू सम अदर अंडरलाइंग डिजीज़, तो कॉमन जो फीचर हमें मिलता है वो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिक एसिड टिश्यूज़ में और बॉडी फ्लूइड्स में। प्राइमरी वाले फॉर्म में जो 90% केसेस होते हैं उसमें गाउट मेजर मैनिफेस्टेशन होती है डिजीज़ की, और कॉज उसका यूजुअली अननोन है। पैथोजेनेसिस क्या है? हाइपर यूरिसीमिया, यानी प्लाज्मा में यूरेट के लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, हाइपर यूरिसीमिया हो जाए, तो ये नेसेसरी होता है लेकिन सफिशेंट नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गाउट। ठीक है, याद रखिएगा, नेसेसरी है, सफिशेंट नहीं है। तो यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो हम उसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। सबसे पहले है सिंथेसिस। हमें पता है कि यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। जब वो ब्रेक डाउन होती हैं, प्यूरिन हमारे डीएनए वगैरह में होती हैं, तो उनके ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बनता है। बहुत ज़्यादा सिंथेसिस टिपिकली रिफ्लेक्ट करती है कि कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई है प्यूरिन के प्रोडक्शन में। प्यूरिन की सिंथेसिस, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की जो है सिंथेसिस इन टर्न इन्वॉल्व करती है दो इंटरलिंक्ड पाथवेज को। एक तो उसकी डिनोवो पाथवे होता है जिसमें प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड नॉन प्यूरिन प्रीकर्सर से ही सिंथेसाइज होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि सेल्वेज पाथवे होता है जिसमें ये फ्री प्यूरिन बेसिस से सिंथेसाइज होंगे, जो हम डाइट से ऑब्टेन करते हैं या फिर जब प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स का कैटाबॉलिज्म हो, उनका ब्रेकडाउन हो, तो उससे हमें प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। अब सिंथेसिस के बाद है एक्सक्रीशन। तो यूरिक एसिड जो है ना, ये सर्कुलेशन से फिल्टर होगा हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर किडनी में, और वर्चुअली कम्प्लीटली फिर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है किडनी की पीसीटी, वो उसको रीअब्जॉर्ब कर देती है कम्प्लीटली। लेकिन स्मॉल फ्रैक्शन जो है रीअब्जॉर्ब्ड यूरिक एसिड का, वो फिर दोबारा डिस्टल नेफ्रॉन में सिक्रीट हो जाता है बाय द डिस्टल नेफ्रॉन में सिक्रीट होता है और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, पीसीटी में कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है डिस्टल नेफ्रॉन में फिर सिक्रीट हुआ और फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अब प्राइमरी गाउट में क्या होता है कि एलिवेटेड जो यूरिक एसिड है वो मोस्ट कॉमनली रिजल्ट करता है कि उसकी एक्सक्रीशन कम हो गई है, सही से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, जो कि बेसिस है ऑफ विच इज़ अननोन इन मोस्ट पेशेंट्स, यानी कि इसकी अभी तक बेसिस जो है मोस्ट पेशेंट्स में नहीं पता कि क्यों इसकी रिड्यूस एक्सक्रीशन हो रही है प्राइमरी गाउट में। अब स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द प्राइमरी गाउट क्यों होता है कि उसमें यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ आइडेंटिफाइबल इंजाइमेटिक डिफेक्ट्स की वजह से, यानी अब इसमें किसी किसी में सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्शियल डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज की, ये एक एंजाइम है, इसकी अगर पार्शियल डेफिशिएंसी हो जाए तो सेल्वेज पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा, तो प्यूरिन के मेटाबोलाइट्स जो है वो सेल्वेज नहीं हो पाएंगे और इंस्टेड वो डीग्रेड हो जाएंगे यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, वो सिंथेसाइज नहीं हो रहे और डिग्रेड हो रहे हैं। अब अगर इसकी जो है कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है इस हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज की कंप्लीटली, वो तो पार्शियल थी ना, कंप्लीट अगर हो जाएगी तो उससे हाइपर यूरिसीमिया होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस होंगी, याद रखिएगा, जिसको हम लेश नेहन सिंड्रोम कहते हैं। न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ये डोमिनेट करेंगे क्लिनिकल पिक्चर को, तो इसीलिए हम इसको क्लासीफाई करते हैं एज अ सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट कॉज हो सकता है जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही हो, यानी कि या तो रैपिड सेल लाइसिस हो रहा है कीमोथेरेपी के दौरान फॉर द ल्यूकीमिया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। कीमोथेरेपी दी जाती है ना ल्यूकीमिया में, तो उससे बहुत ज़्यादा रैपिडली सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, लाइसिस होती है, तो उससे इनका डीएनए ब्रेकडाउन होगा और यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियोटाइड की डिग्रेडेशन की वजह से, तो उसकी वजह से सेकेंडरी गाउट हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, या फिर डिक्रीज एक्सक्रीशन हो, यानी कि किसी को क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो तो किडनीज एक्सक्रीट नहीं कर पा रही। तो अब जो इन्फ्लामेशन होती है गाउट में वो ट्रिगर होती है बाय परसिपिटेशन ऑफ द यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। देखिए, जॉइंट के अंदर यूरेट क्रिस्टल क्योंकि परसिपिटेट कर गए हैं तो उससे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जो स्टिमुलेट करेगी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को और ल्यूकोसाइट्स को भी वहाँ पे रिक्रूट करवा देगी। इस फिगर में देखिए 21.41 में पूरी पैथोजेनेसिस गिवन है अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस की। यूरेट के क्रिस्टल्स जो है वो फैगोसाइटोस हो जाएंगे हमारे मैक्रोफेजेस से और जाके स्टिमुलेट करेंगे प्रोडक्शन वेरियस इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की, जो कि एलिसाइट करवाएंगे इन्फ्लामेशन, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलती है गाउट में। नोट करें कि इंटरल्यूकिन 1 जो वन ऑफ द मेजर प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है, इन टर्न जाके स्टिमुलेट कर रहा है प्रोडक्शन कीमोकाइंस की और बाकी साइटोकाइंस की फ्रॉम द वैरायटी ऑफ टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो इस फिगर को भी देखते जाए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोस कर देंगे क्रिस्टल्स को, ठीक है, उनको फैगोसाइटोस करेंगे और एक्टिवेट करेंगे साइटोसोलिक सेंसर, जिसको हम इन्फ्लेमाजोम कहते हैं, उसको जाके इन्होंने एक्टिवेट कर दिया इन्फ्लेमाजोम को।
अब इन्फ्लेमासोम एक्टिवेट करता है कैस्पेज 1। कैस्पेज 1 जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ठीक है। यानी इन्फ्लेमासोम एक्टिवेट हुआ, उसने जाके कैस्पेज 1 को एक्टिवेट किया, कैस्पेज 1 ने इंटरल्यूकिन 1 बीटा को एक्टिवेट, उसकी प्रोडक्शन को एक्टिवेट किया, यानी प्रोडक्शन की एक्टिव इंटरल्यूकिन 1 बीटा की। अब इंटरल्यूकिन 1 जो है ना, ये प्रो इन्फ्लामेटरी होता है और प्रोमोट करता है एक्यूमुलेशन और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की भी और मैक्रोफेजेस की जॉइंट्स के अंदर। अब इस तरह के जो सेल्स हैं इंटर्न क्या करवाएंगे, रिलीज़ कर देंगे साइटोकाइंस, फ्री रेडिकल्स, प्रोटीएजेस और एराकिडोनिक एसिड्स के मेटाबोलाइट्स वहाँ पे रिलीज़ होंगे। अब जो इंजेस्टेड, ठीक है, तो ये सब जो है रिलीज़ हो रहे हैं, फ्री रेडिकल, साइटोकाइन, प्रोटीएजेस, एराकिडोनिक एसिड, मेटाबोलाइट्स। तो अब जो इंजेस्टेड क्रिस्टल्स हैं ना, ये भी डैमेज कर देंगी हमारी मेम्ब्रेन्स ऑफ द फेगोलाइसोसोम्स को। यानी जो क्रिस्टल्स इंजेस्ट किए हैं इन्होंने, तो वो फेगोलाइसोसोम की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से लीकेज होगा इस तरह के मीडिएटर्स का, क्योंकि फेगोलाइसोसोम ही डैमेज हो रही है ना, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो मीडिएटर्स और ज़्यादा रिलीज होंगे, लीक होंगे। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी मोर ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की वजह से। अब इसके नतीजे में अक्यूट आर्थराइटिस हो जाएगा, जो कि टिपिकली रेमिट करेगा स्पॉन्टेनियसली डेज 2 वीक्स के अंदर, दिनों से हफ्तों के अंदर जो है रेमिट हो जाएगा, खुद ही स्पॉन्टेनियसली सही हो जाएगा। बार बार इसके रिपीटेड अटैक जो है अक्यूट आर्थराइटिस के लीड करेंगे इवेंचुअली टू द फॉर्मेशन ऑफ टोफाई। टोफाई बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स और इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़। कहाँ पे ये बनेंगे, इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी और पेरी आर्टिकुलर टिश्यू के अंदर ये टोफाई बनेंगे, ठीक है, पेरी आर्टिकुलर टिश्यू में और इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये टोफाई बने हैं, जो कि यूरेट क्रिस्टल्स के और इन्फ्लामेटरी टिश्यू के ही एग्रीगेट हैं। सिवियर डैमेज कार्टिलेज को डेवलप हो जाएगा और फंक्शन जो है ना जॉइंट का बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब सिर्फ 10% जो पेशेंट जिनको हाइपर यूरिसीमिया होता है उनको क्लिनिकल गाउट होगा, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है तो उनको क्लिनिकल गाउट सिर्फ 10% को होता है। बाकी फैक्टर जो सिम्टोमेटिक गाउट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो एक तो एज होती है, यानी इंडिविजुअल की एज और ड्यूरेशन, कितने टाइम से उसको हाइपर यूरिसीमिया रहा है। तो गाउट यूजुअली 20 से 30 साल के दरमियान जो है वो अपीयर करता है हाइपर यूरिसीमिया में, 20 से 30 के बाद। दूसरा होता है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, इन एडिशन टू वेल डिफाइंड एक्स लिंक एब्नॉर्मलिटीज, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज HGPRT जो हमने पढ़ा, ये इसकी जो है एक्स लिंक्ड एब्नॉर्मलिटीज़ के अलावा पोलीमॉर्फिज्म जो है ना जीन्स के अंदर, जिनमें यूरेट या आयन ट्रांसपोर्ट और पॉसिबली इन्फ्लामेशंस, इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, तो ये भी एसोसिएटेड होता है गाउट के साथ। इसके अलावा फैक्टर होते हैं अल्कोहल के कंजप्शन, ओबेसिटी और ड्रग्स में आपने याद रखना है थायाजाइड्स, जो कि यूरेट के एक्सक्रीशन को कम कर दें तो उससे भी गाउट होगा, सिम्टोमेटिक गाउट, ठीक है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, तो डिस्टिंक्टिव जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस हमें गाउट में मिलते हैं वो आपने याद रखना है। एक तो अक्यूट आर्थराइटिस हो जाता है, दूसरा क्रोनिक टोफेशियस आर्थराइटिस होगा, तीसरा टोफाई बन जाएंगे वेरियस साइट्स पे, और चौथा गाउटी नेफ्रोपैथी होगी। तो सबसे पहले अक्यूट आर्थराइटिस में हमने पढ़ा जिस तरह के कैरेक्टराइज हुआ कि इसमें हमें डेंस इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, जो कि साइनोवियम को और साइनोवियल फ्लूइड को जाके परमिएट कर देगा, ये इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। यूरेट के क्रिस्टल्स हमें न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे और वो छोटे छोटे क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे साइनोवियम के अंदर, ठीक है, क्रिस्टल्स। अब ये बड़े लंबे लंबे से पतले पतले और नीडल शेप के क्रिस्टल्स होंगे, जो कि नेगेटिवली बाय रेफ्रिजरेंट होंगे। साइनोवियम याद रखिएगा बिल्कुल एडिमेटस सा हो जाएगा, कंजेस्टेड होगा और उसमें स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस भी मौजूद होंगे। देन आता है क्रोनिक टोफेशियस आर्थराइटिस। तो ये वाला जो होता है हमारे पास चेंज, मॉर्फोलॉजिक चेंज, ये इवॉल्व करेगा जब बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव परसिपिटेशन हो रही है यूरेट क्रिस्टल्स की अक्यूट अटैक्स के दौरान, ठीक है, अक्यूट अटैक्स के दौरान जो बार बार रिपीटेटिव परसिपिटेशन हो रही है ना यूरेट क्रिस्टल्स की, तो उसमें फिर क्रोनिक टोफेशियस आर्थराइटिस इवॉल्व करेगा। क्रिस्टल्स जो है वो जाके हमारे आर्टिकुलर सरफेस को इनक्रस्ट कर देंगे और विजिबल चॉकी डिपॉजिट्स बना देंगे साइनोवियम के अंदर। अगर हम फिगर भी देखें 21.42A, तो इसमें दिखाया गया है ये गाउट में एक ये एम्पूटेटेड ग्रेट टो है, जिसमें वाइट टोफाई हमें नज़र आ रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है जॉइंट को भी और सॉफ्ट टिश्यूज़ को।
ठीक है, इस तरह का चौकी वाइट सा हो जाएगा, इसका डिपॉजिट होगा चौकी वाइट साइनोवियम के अंदर भी। अब जो साइनोवियम है वो बिल्कुल हाइपरप्लास्टिक हो जाएगी और फाइब्रोटिक हो जाएगी और इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से थिकेंड हो जाएगी और पेनस भी बन जाएगा, जो कि हमारे अंडरलाइन कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा पेनस। क्रोनिक टोफिशियस आर्थराइटिस के बाद देन होता है टोफाई एट वेरियस साइट, हमने कहा था। तो टोफाई जो है ना, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में और बर्सा में पैथोग्नोमिक होते हैं गाउट के। तो ये बनते हैं बाय द लार्ज एग्रीगेशन ऑफ द यूरेट क्रिस्टल्स। ठीक है, यूरेट क्रिस्टल जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये टोफाई बनते हैं और सराउंड हुए हुए होंगे एक इंटेंस फॉरेन बॉडी जाइंट सेल रिएक्शन के साथ। ठीक है, इन टोफाई के अराउंड फॉरेन बॉडी जाइंट सेल रिएक्शन होगा। इस बी फिगर में देखें तो इसमें दिखाया गया है गाउटी टोफस एग्रीगेट है डिजॉल्व्ड यूरेट क्रिस्टल्स का, जो कि सराउंड हुआ है रिएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट, मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल्स और जाइंट सेल्स भी इसको सराउंड कर रहे हैं। सी फिगर में देखें यूरेट क्रिस्टल्स की नीडल शेप हम होती है और ये नेगेटिवली बाय रेफ्रिजरेंट होते हैं पोलराइज्ड लाइट के अंडर। लास्ट में हमने कहा कि गाउटी नेफ्रोपैथी ये रेफर करता है कि रीनल कॉम्प्लिकेशंस हों जो कि यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से हुई हैं या फिर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम या ट्यूब्यूल्स में टोफाई बन गए हैं, उसकी वजह से गाउटी नेफ्रोपैथी हो। तो इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस और पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये गाउटी नेफ्रोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, रीनल कॉम्प्लिकेशन जो कि गाउट में हो रही हैं, गाउटी नेफ्रोपैथी में यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस और पाइलोनेफ्राइटिस। लास्ट में आता है क्लिनिकल कोर्स। तो गाउट आपने याद रखना है कि एसोसिएटेड होता है मेल सेक्स के साथ ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक, रीनल फेलियर और एज जो कि 30 सालों से अगर ज़्यादा है। अब 4 क्लिनिकल स्टेजेस इसमें रिकोगनाइज हुए हैं। एक तो इसमें एसिम्प्टोमेटिक वाला हाइपर यूरिसीमिया वाला स्टेज होता है जो प्यूबर्टी के टाइम पे अपीयर करता है मेन में और आफ्टर द मेनोपॉज इन द वुमेन। देन अक्यूट आर्थराइटिस हो जाता है जो कि सेवरल सालों के बाद प्रेजेंट करेगा, अचानक से सडन ऑनसेट होगा, एक्सक्रूशिएटिंग जॉइंट पेन, लोकलाइज्ड हाइपरीमिया हो जाएगी और वार्मथ हमें उस जॉइंट में मिलेगी, वार्मथ। मोस्ट जो फर्स्ट अटैक होता है वो मोनो आर्टिकुलर एक जॉइंट को अटैक करेगा और 50% याद रखिएगा फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में होता है। अनट्रीटेड अक्यूट जो गाउटी आर्थराइटिस है वो लास्ट कर सकता है सालों से हफ्तों तक, लेकिन फिर ग्रेजुअली उसमें कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, खुद ही वो है कंप्लीटली सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट कब तक करेगा, घंटों से हफ्तों तक याद रखिएगा, और खुद ही फिर सही हो जाता है। फिर आता है एसिम्प्टोमेटिक इंटरक्रिटिकल पीरियड। इसमें क्या होता है, जो रेजोल्यूशन है ना अक्यूट आर्थराइटिस की, वो एक सिम्टम फ्री इंटरवल करवा देगी, कोई सिम्टम नहीं होगा। अब इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट थेरेपी अगर नहीं दी गई तो अटैक बार बार होगा, रिकर करेगा, लेकिन डिक्रीजिंग इंटरवल्स के साथ, और फ्रीक्वेंटली जो है वो पोली आर्टिकुलर हो जाएगा, यानी कि अब इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। बार बार अटैक हो रहा है लेकिन इंटरवल उसका कम हो गया है और पोली आर्टिकुलर हो गया है, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास लास्ट में क्रोनिक टोफेशियस गाउट, जो कि एवरेज तकरीबन 12 सालों के बाद आफ्टर द इनिशियल अक्यूट अटैक के बाद जो है वो डेवलप करेगा। इस स्टेज में क्या होगा कि रेडियोग्राफ में हमें जक्स्टा आर्टिकुलर बोन मिलेगी और लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब लास्ट में ट्रीटमेंट है। तो गाउट का जो ट्रीटमेंट है वो एम करता है लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन और कुछ मेडिकेशंस देंगे जो कि सिम्टम्स को रिड्यूस करें, जैसे एनसेड्स, और लोअर यूरेट लेवल्स करें, लाइक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, तो यूरिक एसिड की जो है लेवल्स कम हो जाएंगे, यूरेट के लेवल्स। गाउट के बाद आता है अगला हमारे पास है सूडो गाउट, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज़ कहते हैं या सूडो गाउट भी कह सकते हैं।